सियासत है नजरबंदी, आजादी ये दिल, खबरदार जो तू सोया तो दुश्मन जाग जाएगा। किसी गुमनाम शायर का ये शेर आज हिंदुस्तान की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन पर एकदम सटीक बैठता है। दरअसल अब चीन ने बांग्लादेश में भारत से महज 80 किलोमीटर दूर मोंगला पोर्ट तक अपने पैर पसारने की तैयारी कर ली है। पहले पाकिस्तान, फिर श्रीलंका और अब बांग्लादेश। हिंद महासागर में चीन भारत को घेरने की हर संभव कोशिश कर रहा है। अब भारत इसका जवाब देने के लिए क्या करेगा? कोई एक्शन लेगा या चुप रहेगा? वहीं राम मंदिर चंदा चोरी कांड को लेकर अयोध्या के वकीलों ने क्या फैसला लिया है? ईरान के न्योते पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद जाएंगे या अपना नुमाइंदा भेजेंगे? दिल्ली की दवाइयों में जो घोटाला हुआ है उसको लेकर क्या अपडेट है? आज के द बजरबट्टू शो में हम इन सभी बातों के बारे में विस्तार से बात करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम नृपेंद्र सिंह है और आप देख रहे हैं बजरबट्टू दुनिया। सबसे पहले चलते हैं बांग्लादेश और चीन की उस डील पर जिसने भारत के कान खड़े कर दिए हैं। उससे पहले समझते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दरअसल साल 2015 में भारत और बांग्लादेश के बीच मोंगला पोर्ट को लेकर एक समझौता हुआ था। इस पोर्ट के पास 110 एकड़ जमीन पर एक इकोनॉमिक जोन डेवलप करने का प्लान बना था। मोंगला बांग्लादेश का दूसरा सबसे बड़ा समुद्री बंदरगाह है जो बांग्लादेश की खाड़ी तक सीधी पहुंच देता है। भारत के लिए यह पोर्ट नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कनेक्टिविटी और व्यापार के लिहाज से बेहद अहम था। लेकिन 2024 में जब शेख हसीना की सरकार गिरी तो सब कुछ बदल गया। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार बनी और वहीं से भारत बांग्लादेश के रिश्तों में तनाव बढ़ने लगा। 2025 में बांग्लादेश की तत्कालीन यूनुस सरकार ने भारतीय प्रोजेक्ट को डिलिस्ट कर दिया। कारण बहुत साफ था, भारतीय डेवलपर तय समय में काम शुरू नहीं कर पाए। फिर चीन ने मौका लपका। 25 जून 2026 को बांग्लादेश के नवनियुक्त प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने चीन की यात्रा की और इस दौरान ये बड़ा फैसला हो गया। बीजिंग में बांग्लादेश के इकोनॉमिक जोन्स अथॉरिटी और चीन की सरकारी कंपनी CCEC के बीच एक MOU साइन हुआ। तारिक रहमान खुद इस मौके पर मौजूद थे। अब चीन 110 एकड़ जमीन पर अपना इकोनॉमिक जोन डेवलप करेगा। सिर्फ यही नहीं, चीन मोंगला पोर्ट के एक्सपेंशन और मॉडर्नाइजेशन में भी सक्रिय रूप से शामिल हो रहा है। यह डील सिर्फ आर्थिक नहीं है बल्कि स्ट्रेटेजिक भी है। इससे चीन को बंगाल की खाड़ी में गहरी पैठ मिल रही है। इससे पहले से ही चीन चट्टोग्राम में भी एक इकोनॉमिक जोन बना रहा है। अब दोनों बड़े बंदरगाहों पर उसकी मजबूत उपस्थिति हो गई है। चीन पहले ही ग्वादर, जिबूती जैसे कई पोर्ट प्रोजेक्ट चला रहा है। स्पेशलिस्ट का कहना है कि यह हिंद महासागर में चीन की स्ट्रेटजी को और मजबूत करेगा। इस यात्रा में तारिक रहमान और शी जिनपिंग ने चीन बांग्लादेश शेयर्ड फ्यूचर पार्टनरशिप भी घोषित की है। तीस्ता रिवर प्रोजेक्ट पर भी सहमति बनी है जो भारत के लिए बहुत संवेदनशील मुद्दा रहा है। तारिक रहमान के इस चीन दौरे में कुल 17 से ज्यादा समझौते हुए हैं। अब समझते हैं कि आखिर भारत के लिए यह चिंता का विषय है क्यों। मोंगला पोर्ट बांग्लादेश की दक्षिणी पश्चिमी तट पर स्थित है। यह हमारी सीमा से महज 80 से 100 किलोमीटर के बीच में है। पहले यह जमीन भारत के इकोनॉमिक जोन के लिए रिजर्व थी जो नॉर्थ ईस्ट राज्यों को समुद्र तक सीधी पहुंच देती। अब चीन की सरकारी कंपनी वहां इकोनॉमिक जोन बना रही है। सबसे बड़ा खतरा इसलिए सुरक्षा का हो जाता है। चीन के हाथ में मोंगला पोर्ट का नेतृत्व बढ़ने से बंगाल की खाड़ी में उसकी निगरानी और सैन्य गतिविधियां बेहद आसान हो जाएंगी। चीन के हाथ में मोंगला पोर्ट का नियंत्रण बढ़ने से बंगाल की खाड़ी में उसकी निगरानी और सैन्य गतिविधियां आसान हो जाएंगी। सिलीगुड़ी कॉरिडोर यानी चिकन नेक से जुड़े हमारे नॉर्थ ईस्ट राज्य पहले से ही बेहद संवेदनशील हैं। चीन की मौजूदगी वहां स्ट्रेटेजिक दबाव बढ़ा सकती है। दूसरा है इकोनॉमिक नुकसान। भारत इस पोर्ट के जरिए नॉर्थ ईस्ट में व्यापार और कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहता था। अब चीन वहां अपना एक इंफ्रास्ट्रक्चर, बंदरगाह विस्तार और निवेश करेगा। इससे हमारी पहुंच वहां पे कमजोर पड़ेगी। तीसरा, क्षेत्रीय संतुलन भी बिगड़ रहा है। बांग्लादेश पहले ही तीस्ता नदी और अन्य मुद्दों पर चीन की तरफ झुक चुका है। अगर चीन बांग्लादेश गठबंधन मजबूत हुआ तो पाकिस्तान और चीन के साथ एक नया मोर्चा खोल सकता है। भारत ने चीन की इस चुनौती से दो हाथ करने के लिए क्या कदम उठाए हैं? भारत ने हिंद महासागर में चीन की बढ़ती गतिविधियों को काउंटर करने के लिए कई जरूरी कदम उठाए। उनमें से एक महत्वपूर्ण कदम है सेशल्स के साथ किया गया डिफेंस और समुद्री सहयोग समझौता। साल 2015 में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेशल्स पहुंचे थे तो दोनों देशों के बीच एक बड़ा समझौता हुआ था। इस समझौते के तहत सेशल्स के अजम्पशन आइलैंड पर ज्वाइंट सुविधाएं डेवलप की जाने वाली थी। यहाँ एयर स्ट्रिप, जेट्टी, रडार और निगरानी उपकरण बनाने की योजना थी।
बाद में 2018 में इस समझौते को और क्लियर किया गया ताकि सेशल्स की सॉवरेंटी यानी कि संप्रभुता बनी रहे। हालांकि लोकल विरोध और पर्यावरणीय चिंताओं के कारण यह प्रोजेक्ट पूरी तरह आगे नहीं बढ़ सका, लेकिन सहयोग जारी रहा। भारत ने सेशल्स को 2 पेट्रोल वेसल्स गिफ्ट किए, नेवी ट्रेनिंग दी, हाइड्रोग्राफिक सर्वे किए और नियमित रूप से अपने वॉरशिप्स पोर्ट विक्टोरिया भेजता रहा। 2025-26 में भी इंडियन नेवी के शिप्स वहां जा रहे हैं। इस समझौते की अहमियत क्या है? सेशल्स हिंद महासागर के बीच में स्थित है। अजम्पशन आइलैंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण जगह है जो अफ्रीका के ईस्टर्न कोस्ट और महत्वपूर्ण शिपिंग लेन के पास मौजूद है। यहाँ भारत की मौजूदगी से चीन की नौसेना और व्यापारिक जहाजों पर नजर रखना आसान हो जाएगा। जहां चीन बंगाल की खाड़ी में मोंगला पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट कर रहा है, वहां भारत पश्चिमी हिंद महासागर में अपना प्रभाव मजबूत कर रहा है। 2015 में ही प्रधानमंत्री मोदी ने सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन दिया। अब इसे महासागर यानी म्यूचुअल एंड होलिस्टिक एडवांसमेंट फॉर सिक्योरिटी एंड ग्रोथ अक्रॉस रीजन के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। इसका मतलब सिर्फ नौसैनिक सहयोग नहीं, बल्कि डिजिटल कनेक्टिविटी, सप्लाई चेन, जलवायु सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, खाद्य सुरक्षा और आर्थिक साझेदारी को भी समुद्री रणनीति का हिस्सा बनाना है। इसका सीधे सीधे मतलब है क्षेत्र में सभी के लिए सुरक्षा और विकास। भारत छोटे द्वीपों को चीन के कर्ज देकर फंसाने वाली चाल से बचाकर उनका एक विश्वसनीय साथी बनकर सामने आ रहा है। इससे न सिर्फ समुद्री सुरक्षा बढ़ती है, बल्कि व्यापारिक रूट्स भी सुरक्षित होते हैं। चीन की लगातार बढ़ रही हिंद महासागर में उपस्थिति के बीच भारत और क्या कर रहा है, इसे समझ आगे की खबर की तरफ बढ़ेंगे। भारत हिंद महासागर में चीन की बढ़ती उपस्थिति को काउंटर करने के लिए स्मार्ट स्ट्रेटजी चला रहा है, नेबरहुड फर्स्ट और सागर विजन। इसके तहत छोटे छोटे देशों के साथ अपने रिश्ते को मजबूत किया जा रहा है। मालदीव्स में भारत इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा मदद दे रहा है ताकि चीन के बड़े निवेश को वहां पे बैलेंस किया जा सके। भूटान के साथ सिक्योरिटी और इकोनॉमिक सहयोग बहुत पहले से मजबूत है, जहां चीन के सीमा विवाद में भारत भरोसेमंद साथी बना हुआ है। सेशल्स में 2015 से एजम्पशन आइलैंड पर कोस्ट गार्ड और निगरानी सुविधाएं विकसित की जा रही हैं। मॉरिशस के आगालेगा आइलैंड पर भारत ने समुद्री इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया है। श्रीलंका में हम्बनटोटा जैसे चीनी प्रोजेक्ट्स के बावजूद भारत वहां आर्थिक मदद और कनेक्टिविटी बढ़ा रहा है। इन सभी कदमों का मकसद चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स की स्ट्रेटजी का तोड़ निकालना है। ग्वादर, मोंगला, हम्बनटोटा जैसे प्रोजेक्ट्स के जवाब में भारत इन छोटे देशों को सस्ता कर्ज दे रहा है, सुरक्षा, ट्रेनिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है ताकि वो चीन पर निर्भर ना हो पूरी तरीके से। और यह एक लंबी स्ट्रेटजी है। मोंगला जैसी घटनाएं होती रहेंगी, लेकिन भारत धीरे धीरे अपना मजबूत नेटवर्क बना रहा है। इससे हिंद महासागर में शक्ति का संतुलन यानी पावर बैलेंस बरकरार रहेगा। वैसे अब आगे बढ़ते हैं। द बजबट्टू शो के पिछले एपिसोड में हमने आपको राम मंदिर के चढ़ावे में हुए घोटाले के बारे में विस्तार से बताया था। इस धांधली में 8 लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में लिया गया। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। खबर यह है कि इस मामले में फंसे किसी भी आरोपी का केस अयोध्या का कोई भी वकील नहीं लड़ेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन ने एक बैठक में एकमत होकर यह फैसला लिया है। 29 जून यानी आज की सुबह अयोध्या में राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में अयोध्या बार एसोसिएशन की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका शरण मिश्रा ने की। बैठक का मुख्य मुद्दा यह था कि मंदिर के चंदा चोरी मामले में गिरफ्तार 8 आरोपियों का केस कौन सा वकील लड़ेगा, मतलब कि कोई वकील लड़ेगा कि नहीं। इन सभी पर वकीलों ने एकमत फैसला लिया कि अयोध्या का कोई भी वकील इन 8 आरोपियों का बचाव नहीं करेगा, चाहे वो प्राइवेट वकील हो या सरकारी वकील। अगर कोई वकील केस लेना भी चाहे उसे बार एसोसिएशन को एक लिखित आवेदन देना होगा। साथ ही हर आरोपी के लिए 5-5 लाख रुपए एसोसिएशन के फंड में जमा करने होंगे और इन पैसों से बार एसोसिएशन खुद आरोपी के खिलाफ मुकदमे की पैरवी करेगा। अयोध्या बार एसोसिएशन के अध्यक्ष कालिका शरण मिश्रा ने इस पर क्या कहा है, ये पूरा बयान आपको सुनना चाहिए। उसमें सारे अधिवक्ता शामिल हैं, चाहे शासकीय हो, नामिका हो, सब हैं। अगर वो करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन देंगे, एक नाम पर 5 लाख रुपए का सहयोग धनराशि संघ में जमा करेंगे। उसी से ये कमेटी प्रोसिक्यूशन की पैरवी करेगी। सीबीआई के लिए पत्र लिखा जाएगा,
सीबीआई ऑर्डर अगर इलाहाबाद के दोनों पिटीशन जो आज लगे हैं उसमें नहीं होता है तो सीबीआई की जांच के लिए भी अधिवक्ता संघ अयोध्या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाएगा। एसआईटी की जांच में लगभग 70 बार चोरी के सबूत मिले हैं। वकीलों ने साफ कहा कि राम मंदिर पूरे हिंदू समाज की आस्था का केंद्र है। लाखों भक्तों ने अपनी श्रद्धा से चढ़ावा चढ़ाया। उस चढ़ावे की गबन की खबर से उनकी भावनाएं गहरी रूप से आहत हुई हैं। इसलिए उन्होंने यह सख्त रुख अपनाया है। बैठक में सीबीआई जांच की भी मांग की गई है। वकीलों ने कहा कि अगर इलाहाबाद हाई कोर्ट से राहत नहीं मिली तो सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे। अयोध्या बार एसोसिएशन का यह फैसला पूरे मामले को एक नया मोड़ देता हुआ नजर आ रहा है। वकीलों का कहना है कि आस्था के केंद्र में हुए इस घोटाले को कतई बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि अयोध्या के बार एसोसिएशन ने ऐसा कोई फैसला लिया है। जुलाई 2005 की सुबह जब अयोध्या के राम जन्मभूमि परिसर में अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी, 6 आतंकवादी मंदिर परिसर में घुस आए थे। सुरक्षा बलों ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की और पूरे हमले को नाकाम कर दिया था, लेकिन इस घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया। हमले के बाद जब आरोपी पेश हुए तो अयोध्या बार एसोसिएशन ने तुरंत बैठक बुलाई। वकीलों ने उस समय भी एकमत फैसला लिया कि वो इन आतंकियों का कानूनी बचाव नहीं करेंगे। उनका कहना था, राम मंदिर हमारी आस्था का प्रतीक है, ऐसे में हमलावरों का पक्ष लेना हमारे लिए असंभव है। यह फैसला उस समय भी सुर्खियों में रहा था। वकीलों ने साफ कहा कि आस्था से जुड़े मामले में वो किसी भी तरीके से तटस्थ नहीं रह सकते। अच्छा, ये बताते चलें कि इन आरोपियों को अब 3 दिन के पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। अगली खबर राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली दवा खरीद घोटाले में और भी गिरफ्तारियां होंगी। एसीबी के रडार पर स्वास्थ्य विभाग के 6 और अफसर हैं। अभी एसीबी ने डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को गिरफ्तार किया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला सामने आया, यह मामला सेंट्रल प्रोक्योरमेंट एजेंसी सीपीए से जुड़ा है, जो दिल्ली सरकारी अस्पतालों, मोहल्ला क्लिनिक्स के लिए दवाओं और मेडिकल उपकरणों की खरीद का काम देखती है। जून 2026 में सतर्कता विभाग यानी विजिलेंस की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्रांच यानी एसीबी ने एक एफआईआर दर्ज की। आरोप है कि दवाओं और उपकरणों की खरीद में 650 करोड़ से ज्यादा की अनियमितताएं हुई हैं। टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ की गई। स्पेसिफिकेशंस ऐसे बनाए गए कि कुछ खास कंपनियों को ही फायदा पहुंचे और सामान महंगे दामों पर खरीदा गया। कुछ केसेस में लोअर क्वालिटी वाले सामान की सप्लाई का भी शक आया। एसीबी की जांच में अब तक सीपीए के पूर्व हेड डॉक्टर विनोद कुमार रंगा समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। स्वास्थ्य विभाग के 6 और कर्मचारी एसीबी के रडार पर हैं। कुल मिलाकर 35 से ज्यादा डॉक्टरों और अधिकारियों से पूछताछ हो चुकी है। ईडी ने भी इसमें मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज कर लिया है। मामला तब और गंभीर हुआ जब एलजी और सीएम दोनों ने इसकी जांच के आदेश दिए। एसीबी ने पाया कि खरीद प्रक्रिया में कई कमेटियां बनाई गई थी, जैसे स्पेसिफिकेशन, टेक्निकल इवैल्यूएशन और आदि। इनमें जानबूझ के गड़बड़ियां की गई। कई दवाइयां और उपकरण नॉर्मल रेट से बहुत ज्यादा दामों पर खरीदे गए। दिल्ली के दवा घोटाले में अब कहानी सिर्फ एफआईआर और आरोपों तक सीमित नहीं है। अब जांच सीधे उन अफसरों के कमरों तक पहुंच रही है जहां टेंडर अप्रूव हुए थे, पेमेंट्स क्लियर हुए थे और मेडिसिन स्टोरेज तक की जिम्मेदारी दी गई। एसीबी अब इस केस में 3 चीजों पर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है। पहला, किसने स्पेसिफिकेशंस को फाइनल किया। दूसरा, किस लेवल पर टेंडर को ग्रीन सिग्नल मिला। और तीसरा, पेमेंट तय होने से पहले फाइल्स किस किस के टेबल से गुजरी। यानी अब जांच सिर्फ कितना पैसा गया पर नहीं, बल्कि किसने रास्ता खोला इस पर आ गया है। एसीबी की हालिया कार्रवाई में पूर्व सीनियर हेल्थ ऑफिशियल्स की गिरफ्तारी के बाद अब सप्लायर, सीपीए स्टोर्स और फाइनेंस अप्रूवल चेन को भी नजदीक से जांच किया जा रहा है। जांच एजेंसी ये देख रही है कि टेंडर प्रोसेस में कोई पैटर्न था कि नहीं, क्या कुछ कंपनीज को बार बार फायदा मिला और क्या पेमेंट अप्रूवल्स में जानबूझकर आंख बंद कर ली गई। सीएम ऑफिस ने तो ये साफ कह दिया है कि स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। यानी कि आने वाले दिनों में इंटरनल इंक्वायरी, सस्पेंशंस और डिसिप्लिनरी एक्शन की लाइन और लंबी हो सकती है। दूसरी तरफ दिल्ली सरकार अब सफाई और जवाबदेही के मोड में भी दिख रही है। सीपीए स्टोर्स में जांच के बाद सरकार ने 5 फार्मासिस्ट और 2 ऑफिशियल्स को तुरंत सस्पेंड कर दिया। सरकार का कहना है कि दवाइयों की खरीद, स्टोरेज और मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा खामियां मिली हैं। इस केस की सबसे बड़ी बात यही है कि अब सवाल सिर्फ स्कैम का नहीं है। सवाल यह है कि क्या दिल्ली के सरकारी अस्पतालों में दवा खरीदने वाला पूरा सिस्टम अंदर से करप्ट हो चुका था। क्या उन्होंने समझौता कर लिया था। एसीबी अब फाइल्स, ऑफिशियल्स और फर्म्स के बीच वही गायब कड़ी ढूंढ रही है और अगर यह कड़ी मिल गई तो दिल्ली हेल्थ स्कैम में अगली गिरफ्तारी सिर्फ संभावना नहीं, सबसे बड़ी खबर बन सकती है। एसीबी का ये साफ कहना भी है, गिरफ्तारियां और होंगी,
अब आगे बढ़ते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पे जम के एक सवाल पूछा जा रहा था कि ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान के न्योते पर क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेहरान जाएंगे और उनके दिवंगत सुप्रीम लीडर खमेनेई की अंतिम यात्रा में शामिल होंगे। तो इसका जवाब आ गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भारत की ओर से बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन और विदेश मंत्री पवित्र मार्गरेटा इस समारोह में शामिल होंगे। ईरान से न्योता सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम आया था। मौका था ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खमेनेई के अंतिम संस्कार। लेकिन अब साफ हो गया कि प्रधानमंत्री खुद तेहरान नहीं जाएंगे। भारत ने इस बार बहुत नपातुला डिप्लोमेटिक फैसला लिया है। अब सवाल है कि क्या यह फैसला इतना अहम क्यों हो जाता है, क्योंकि ईरान भारत के लिए सिर्फ वेस्ट एशिया का एक देश नहीं है। चाबहार पोर्ट, एनर्जी सिक्योरिटी, अफगानिस्तान तक पहुंच और क्षेत्रीय संतुलन, इन सभी मामलों में ईरान की बड़ी भूमिका है। इसलिए भारत इस न्योते को नज़रअंदाज भी नहीं कर सकता था। लेकिन दूसरी तरफ हालात बेहद संवेदनशील भी हैं। ईरान का मामला अमेरिका, इजराइल और पूरे वेस्ट एशिया की राजनीति से जुड़ा हुआ है। ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी का खुद जाना दुनिया के लिए एक बड़ा संदेश दे सकता था। इसलिए भारत ने एक बीच का रास्ता चुना। न्योते को ठुकराया भी नहीं और प्रधानमंत्री लेवल की मौजूदगी को भी नहीं रखा। एक राज्यपाल और एक केंद्रीय मंत्री को भेजा और भारत ने इसलिए सम्मान भी दिखाया, डिप्लोमेटिक दूरी भी बनाए रखी। सीधी बात यह है कि खमेनेई के अंतिम संस्कार में भारत मौजूद रहेगा, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे बहुत दूर होंगे और यही पूरे फैसले का असली कूटनीतिक मैसेज। तो आज का खबर वाचन कार्यक्रम यही समाप्त होता है। द बजरबट्टू शो हम रोज आपके लिए लेकर आते रहेंगे। देश की तमाम खबरों के लिए आप बजरबट्टू दुनिया को सब्सक्राइब कर लीजिए और हम लेते हैं अलविदा। नमस्कार।